हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को कवर करने वाले हैं। तो मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में 3 स्टेजेस है, स्टेज नंबर 1, 2 एंड 3। तो स्टेज नंबर 1 में है ट्रेड रिलेटेड मोड, फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड एंड थर्ड है इन्वेस्टमेंट मोड्स। तो एक्चुअल में हमारा जब डोमेस्टिक बिजनेस है वो अभी इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए एकदम रेडी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट अलग कंट्री है, अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उस कंट्री के अलग कल्चर होगा। तो हम वहाँ पे किस तरह से हमारा बिज़नेस एडजस्ट हो पाएगा, तो वहाँ पे सेट होने के लिए हमें इन 3 स्टेजेस में से पहले निकलना पड़ेगा, फिर ही हम उस तरह से एडजस्ट हो पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में हम जानेंगे कि ट्रेड रिलेटेड मोड में तो नई कंट्री है तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट वे में एंड इनडायरेक्ट वे में, फिर है पिगी बैंकिंग, फिर है थर्ड काउंटर ट्रेड, फिर है ई कॉमर्स की मदद से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज ख़त्म होगा, फिर ही हम नेक्स्ट स्टेज पर जा पाएंगे, क्योंकि हम पहले एडजस्ट हो पाएँ वहाँ पे कि वहाँ का कल्चर हमारे लिए, कि हमारे बिज़नेस के लिए सूटेबल है कि नहीं है। फिर सब सही लगेगा तो हम कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में आएंगे, जहाँ पे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट, फिर टर्न की प्रोजेक्ट्स एंड इंटरनेशनल लीजिंग, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग पर हम पहुँचेंगे। यहाँ पे हमारा बिज़नेस एकदम सेट हो गया है, फिर हम उस कंट्री से यूज़ टू हो गए हैं, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट मोड पे आएंगे, जहाँ पे अब हम पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करने के लिए एकदम रेडी है कि हमें उस कंट्री पे एकदम ट्रस्ट हो गया है कि ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग होगा, जॉइंट वेंचर या फिर होली ऑन सब्सिडरी एंड एफडीआई या एफपीआई की मदद से हम वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो एक एक करके जानते हैं, लेकिन मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में जानना ये ज़रूरी है कि इन 3 स्टेज में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, इस तरह से ही उसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट है ट्रेड रिलेटेड मोड, जो फर्स्ट स्टेज है। तो ट्रेड रिलेटेड मोड मतलब क्या? एक्सपेंशन मोड्स दैट एम्प्लॉय सम फॉर्म्स ऑफ द ट्रेड टू एक्सपांड बिजनेस इन फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज अ ट्रेड रिलेटेड मोड। तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेज में हमें अपना बिजनेस है उसको एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए हम अपना बिजनेस को फॉरेन कंट्री में ले जाना चाहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेड रिलेटेड मोड। As the financial need and resource commitments are less, low risk expansion modes highly suitable for simultaneously expansion in geographical diverse countries. Trade related modes are adopted in initial phase of the internationalization. तो ऑब्वियसली मैंने वही कहा कि वहाँ पे कितना रिस्क रहेला है कंट्री में, वहाँ पे कितना सूटेबल है हमारा बिजनेस जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। तो हमें फर्स्ट ट्रेड रिलेटेड मोड ही अडोप्ट करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। Moreover, the low excess cost flexibility of winding up business operations is one country and switching over the another country. हमने एक कंट्री में एक्सपोर्ट करा, हमें वो कंट्री से इतना प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ, तो वहाँ पे लो एक्सेस कोस्ट है, क्योंकि वहाँ पे तो हमें सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, हमने कहाँ कुछ इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम स्विच कर सकते हैं अदर कंट्री में, कि हमने यूके में ट्रेड एक्सपोर्ट करा लेकिन हमें वहाँ से प्रॉफिट अच्छा से अर्न नहीं हुआ, तो हम दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे इतना खर्चा नहीं होगा। However, firm has to substantially depend upon external agencies for its international expansion. तो वहाँ पे बहुत मेजर फॉर्म्स ऑफ द ट्रेड रिलेटेड मोड्स आर, तो कौन कौन से हैं वो देखने हैं, लेकिन फर्स्ट हमारे लिए तो वो कंट्री नहीं है, तो हम किस तरह से करेंगे ट्रेड? एक्सपोर्ट की मदद से। एक्सपोर्ट्स में बी डिफाइंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स इन होम कंट्री और अ थर्ड कंट्री एंड शिपिंग देम फॉर द सेल टू द कंट्री अदर देन द कंट्री टू प्रोडक्शन। तो हमारी होम कंट्री क्या है? होम कंट्री हो गई इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गई, और बोला है कि और द थर्ड कंट्री, तो थर्ड कंट्री कोई और कंट्री हो गई, जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले तो जैसे कि बांग्लादेश, और हमने या तो इंडिया में प्रोडक्शन करा है या फिर बांग्लादेश में करा है, और हमने किसी थर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करा है, जैसे कि कोई और कंट्री हो गई कि भूटान में हमने उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करा है, तो हम उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है, अदर देन द कंट्री ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट्स आर यूज टू स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस टू डिस्पोज अ सरप्लस प्रोडक्शन। तो हमारे पास एक्सपोर्ट हम तभी करेंगे जब हमारी होम कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो गई और हमारे पास कुछ एक्सेस बचा हुआ है कि हम और कंट्री में उसको बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बच गए हैं, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ करने के लिए हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट में भी टाइप्स है। फर्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, जहाँ पे व्हेन फर्म सेल्स, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होगा? व्हेन फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स
थ्रू एन एक्सपोर्ट इंटरमीडियरी। तो वहाँ पे इनडायरेक्ट में किसी की मदद ली जाएगी, जैसे कि एक्सपर्ट हाउस है, ट्रेडिंग हाउस है, बेस्ड इन इट्स होम कंट्री एंड डज नॉट टेक केयर ऑफ एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ नॉन एज इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो वहाँ हमारे लिए कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, तो हमें भी एक्सपोर्ट तो करना है, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं है कि किसके साथ हमें वहाँ पे उस अदर कंट्री में कांटेक्ट करना है, किस तरह से हमें ट्रेड करना है, मार्केट प्राइस हम क्या रखें कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिक जाए, कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम एक्सपोर्ट इंटरमीडियरी की हेल्प लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में। और जबकि डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होगा कि व्हेन कंट्री मेक्स इट्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट अवेलेबल इन द फॉरेन मार्केट विदाउट एम्प्लॉइंग एनी मार्केट इंटरमीडियरी इन द होम कंट्री इज़ नोन एज डायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कब होगा कि ये स्टेजेस ही है कि देखो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट में पहले हमें किसी की मदद चाहिए रहेगी, फिर हमें सब पता चल गया उस मार्केट को किस तरह से हमें कैप्चर करना है, तो फिर हम उस इंटरमीडियरी को कट कर देंगे, क्योंकि उसको भी तो कुछ पे करना पड़ेगा ना हमें। तो वो पे करना भी धीरे धीरे हम अगर उस मार्केट से हम यूज्ड हो जाएंगे तो उसको पे करना बंद कर देंगे और डायरेक्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। तो वो हो गया डायरेक्ट एक्सपोर्ट। फिर है इसमें ही पिगी बैकिंग और कम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। तो पिगी बैकिंग से क्या समझेंगे, ट्रेड रिलेटेड मोड का ही ये सेकंड है। अ फर्म में एक्सपांड इट्स बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और नेटवर्किंग ऑफ अनदर कंपनी नोन एज अ पिगी बैंकिंग और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। तो हम जब दूसरी कंट्री के एक्सपोर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर नेटवर्किंग चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पिगी बैंकिंग। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, वहाँ की कोई कंपनी है, उसके शोरूम में हम उस प्रोडक्ट को लगा दें, ठीक है, तो हमें नहीं उसमें नहीं ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है और ना ही कुछ और एडवर्टाइजमेंट खर्चा लग रहा है। कोई और वहाँ का जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को देखने जाएगा, लेने जाएगा, तो हमारा भी प्रोडक्ट देख लेगा, अगर उसको पसंद आएगा तो वो ले लेगा। जैसे कि हम अगर कुछ एग्जांपल लें कि हमारा जो अगर शूज़ है बाटा कंपनी का, वहाँ पे जो एक नाइकी का शोरूम है, वहाँ पे उसके भी शूज़ है, ठीक है, और हम बोले कि बाटा वाले बोले कि आप हमारे भी शूज़ सैंडल रख दीजिए आपके शोरूम में, तो वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी बाटा वाले को। वो क्या कर रहा है, अपना शूज़ वहाँ पे रखने के लिए परमिशन ही ले रहा है और उसके बदले उसको कुछ चार्ज दे देगा। तो क्या होगा कि वहाँ के जो बंदे हैं वो अगर शूज़ लेने जा रहे हैं तो वो बाटा का भी कुछ देख लेंगे, अगर उनको पसंद आता है तो वो ले लेंगे। तो ये हो गया पिगी बैकिंग या कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। द एक्सपोर्टिंग फर्म इज़ टर्म एज अ राइडर एंड अदर फर्म विथ इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द फॉरेन कंट्री और टारगेट कंट्री इज टर्म एज अ कैरियर, ठीक है। तो जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करें वो राइडर हो जाएगा, एंड जो कंट्री राइड कर रही है वो जो कंट्री उसको कैरी कर रही है वो कैरियर हो जाएगी, और जहाँ जो कंट्री इसमें राइड करेगी वो राइडर हो जाएगी। जैसे कि इंडिया इसमें क्या हो गई राइडर, और अदर कंट्री जहाँ पे वो उसने उसका भार उठाया उसको कैरियर बोल रहे हैं। पिगी बैकिंग से क्या समझते हैं कि जो एक बंदा है उसके पीठ पर चढ़कर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो हम बोले कि ना वो चल रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल कर रहा है और उसको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, वो तो उसकी मेहनत से ही आजू बाजू सब चीज़ें देख रहा है, ठीक है, तो वो हो गया पिगी बैकिंग। फिर है थर्ड इसमें ई कॉमर्स, इट रेफर्स टू द सेलिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस ऑन ऑनलाइन। अब ऑनलाइन कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा आजकल यही ट्रेंडिंग में है कि ई कॉमर्स की मदद से हम ग्लोबल लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर हो गया काउंटर ट्रेड। तो काउंटर ट्रेड में क्या समझेंगे, काउंटर ट्रेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रेड इन द गवर्नमेंट मैंडेट टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस विदाउट समथिंग अदर देन द कैश। तो कैश के बदले में जब हम ट्रेड करते हैं उसको बोलेंगे काउंटर ट्रेड। It is a practice which require a seller as a condition of a sale to commit contractually to reciproc to undertake certain business initiative that compensate and they benefit the buyer. In short, goods are for the goods deal in the counter trade. तो गुड के बदले गुड मिलेगा उसको बोलेंगे हम काउंटर ट्रेड। वहाँ पे कैश नहीं हो रहा, गुड के बदले कुछ गुड हम एक्सचेंज कर रहे हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं काउंटर ट्रेड के, तो फर्स्ट है बार्टर। तो ये तो सबसे सुना ही है, बार्टर सबसे ओल्डेस्ट है। बार्टर पॉसिबली द सिंपलेस्ट ऑफ द मैनी टाइम्स ऑफ द काउंटर ट्रेड इज़ वन टाइम डायरेक्ट एंड साइमल्टेनियसली एक्सचेंज द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वल वैल्यू बाय रिमूविंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो दो ट्रांजेक्शन सेम टाइम में हो रहे हैं कि मुझे दो ट्रेड यहाँ पे हो गए कि मैंने एक कंट्री में वीट एक्सपोर्ट करे और वहाँ से मैंने राइस मंगा लिए, तो हो गया बार्टर। तो एक गुड के बदले दूसरी गुड को मैंने एक्सचेंज करा है,
तो हो गया बार्टर में। फिर है काउंटर परचेस। तो काउंटर परचेस में क्या होगा, ये टाइप्स ही है काउंटर ट्रेड के। तो यहाँ पे पैरेलल बार्टर है जहाँ पे काउंटर परचेस अकर्स व्हेन देयर इज अ टू कॉन्ट्रैक्ट्स और अ सेट ऑफ पैरेलल कैश सेल्स एग्रीमेंट ईच पेड इन कैश, अनलाइक बार्टर विच इज़ अ सिंगल ट्रांजेक्शन विथ एन एक्सचेंज प्राइस ओनली इम्प्लाइड। तो अभी यहाँ पे क्या है काउंटर परचेस में, द काउंटर परचेस इन्वॉल्व अ सेपरेट ट्रांजेक्शन इच विच इट्स ऑन कैश वैल्यू। यहाँ पे कैश वैल्यू इन्वॉल्व होगी जहाँ पे मनी वैल्यूएशन इज़ टू मेक फ्यूचर परचेज ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कंपनी टू डिफरेंट टाइम ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं आपको फ्यूचर में इसके बदले में गुड्स में ले लूँगी। मैं मेरे से कोई कंट्री मैंने सेल करी और उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या होगा, वो प्रॉमिस करेगा कि मैं आपसे फ्यूचर में भी ये प्रोडक्ट ले लूँगा एंड फ्यूचर में आपको पे कर दूँगा। तो हो गया काउंटर परचेस। तो दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट टाइम में हो रहे हैं, ठीक है, सेपरेट टाइम है, लेकिन पैरेलल बार्टर है कि मैंने वहाँ पे प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपको फ्यूचर में तो पे करूँगा, इसलिए क्या होगा, मनी वैल्यू यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर है कंपनसेशन ट्रेड जहाँ पे होगा बायबैक। अ कंपनसेशन ट्रेड रिक्वायर अ कंपनी टू प्रोवाइड मशीनरी, फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी एंड टू बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम दिस मशीनरी ओवर एग्रीड पीरियड। तो यहाँ पे ये सही है कि मैं वहाँ पे पैसे के बदले जो मैंने बनाया है मैं वही मांग रहा हूँ। जैसे कि अगर एग्जांपल ले कि यहाँ पे जब मेट्रो बन रही थी तब चाइना वाले यहाँ पे मेट्रो बनाने के लिए हमें सिखाने आए थे एंड वहाँ पे उन्होंने अपने से मशीनरी, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी सब इस्तेमाल करी और बदले में हमें क्या बोला कि हम यहाँ पे जो बना रहे हैं मेट्रो, तो वहाँ से हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमने जो मेट्रो बनाई है तो वो मेट्रो के कुछ डब्बे हम लेके चले जाएंगे। तो वो क्या हो गया कंपनसेशन रेट, जहाँ पे उसको बोलेंगे बायबैक, कि वो मशीनरी ही या कुछ इस तरह से ही चीज़ें मांग रहा है और कुछ नहीं मांगेगा। कैपिटल गुड्स यहाँ पे हो जाएंगी, कैपिटल गुड्स ही वहाँ पे वो डिमांड करेंगे कंपनसेशन ट्रेड में। फिर है स्विच ट्रेडिंग। तो स्विच ट्रेडिंग इन्वॉल्व अ ट्रायंगुलर रादर देन बायलैटरल एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व होगी, ना कि 2 पार्टी से। व्हेन गुड्स और ऑल पार्ट्स फ्रॉम द बाइंग कंट्री आर नॉट इजीली यूजेबल और सेलेबल, इट मे बी नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन ए थर्ड पार्टी टू डिस्पोज टू द मर्चेंडाइज। ऐसा है कि ए कंट्री है एंड बी कंट्री है, वो कुछ पर ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन अभी उसको बी को उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सी कंट्री को है, तो बी क्या करेगा, वो सी को पास आउट कर देगा। तो वो स्विच ट्रेडिंग हो गई। द थर्ड पार्टी पे अ हार्ड करेंसी फॉर द अनवांटेड मर्चेंडाइज एट अ कंसिडरेबल डिस्काउंट। तो उसके बदले सी को वो कुछ डिस्काउंट भी दे देगा क्योंकि उसके लिए तो अनवांटेड ही है। तो इस तरह से 3 पार्टी इन्वॉल्व हो जाएंगी स्विच ट्रेडिंग में। ये हो गए थे ट्रेड रिलेटेड मोड। ये अभी सेकंड स्टेज पे आ गए, ये सब चीज़ें हमने कर ली, अभी हम यूज्ड टू हो गए, अभी सेकंड स्टेज पे हम आए, वो है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। Contractual modes are the employed to make use of strategic strength, resource of the foreign based partner company for international business expansion। अभी हमने उस कंट्री से अगर हम बात करें, अगर मैंने कोई कंट्री ली कि मुझे अभी एक कंट्री है कि बांग्लादेश, ठीक है, तो वहाँ से मुझे अब उसके सभी स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, उसके मैं किस तरह से फॉरेन बेस्ड पार्टनर और मैं उससे बन सकता हूँ, वो मुझे सब पता चल गया क्योंकि मैं उससे बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। तो अभी मैं सेकंड स्टेज पर शिफ्ट हो सकता हूँ क्योंकि मैं उससे यूज्ड हूँ। तो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड स्टार्ट हो जाएगा। द पार्टनर फर्म कम्प्लीमेंट ईच अदर विथ वन और मोर ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि बांग्लादेश भी तो हमसे यूज्ड हो गया है, तो वो उसे भी पता होगा ना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है, क्या कौन से रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है, प्रोडक्शन फैसिलिटी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस टाइप का, ये सब हम उसको भी पता रहेगा। द मेजर फॉर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंशन मोड्स आर, तो कौन कौन से मोड है, तो फर्स्ट है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस से हम अलायंस से क्या मतलब है कि हम एक प्रॉपर ग्रुप बना देंगे। व्हेन अ फर्म एग्रीज टू कॉर्पोरेट with one or more than one firm overseas to carry out the business activity where each one contribute different capability and strength to the alliance termed international strategic alliance। तो वहाँ पे हम 2 अलग अलग फर्म इकट्ठे होके कुछ बढ़िया एक ग्रुप बना रही है जिसकी वजह से उनको डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक ग्रुप बना देंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लें
कि इंडिया में, अगर इंडिया में नॉर्मल एग्जांपल ले कि कोई एक कंपनी है जैसे कि वोडाफोन है, ठीक है, वोडाफोन है एंड बैंक है कोई, जैसे कि एच डी एफ सी बैंक है, तो वो क्या करेंगे, दोनों मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक को क्या चाहिए रहेगा कि प्रॉपर उनके ऐप में नेटवर्क रहे, ठीक है। तो वो वोडाफोन के साथ टाइप कर लेंगे और उसकी मदद से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक अलायंस बना देंगे, उनको भी उनके ऐप में भी वोडाफोन की एडवर्टाइजमेंट आती रहेगी साइड में, एंड वोडाफोन को भी एक प्रॉपर ऐप, प्रॉपर कैपेबिलिटी वाले चैनल मिल गई जिसकी मदद से वो भी एडवर्टाइजमेंट कर पाए। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों ने डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एक अलग से ही इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस बना दिया। ये तो इंटरनेशनल में क्या होगा, दोनों अलग अलग कंट्री से होंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया जहाँ के वोडाफोन है और अदर कंट्री की कोई और कंपनी है, तो वो दोनों भी मर्ज होकर अलग से, मर्ज मतलब मर्ज नहीं हो रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके कोई अलग चीज़ बना देंगे, उसको बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छे से, यहाँ पे हम बोले कि क्या कर रहे हैं, एक बैंक सर्विस उनको अच्छे से प्रोवाइड करनी है, तो बैंक एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको यहाँ पे ग्रुप बनाना पड़ेगा, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो उसको इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलेंगे। फिर है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। In order to take advantages of a lower cost of the production, a firm may subcontract manufacturing in foreign country. International subcontracting agreements may involve supply of input such as raw material, semi-finished goods, components of the technical know-how to local manufacturer in foreign country. तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं दूसरे कंट्री में जाना पसंद करूँगा जहाँ पे चीपर मटेरियल का फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। क्या मैं, अगर मैं देखूँ कि कौन से कंट्री में जा सकते हो, तो मैं चाइना जाऊँगी, एंड क्या होगा वहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता है, तो मैं वहाँ पे जाकर, अगर मैं शू मेकिंग में कंपनी हूँ, ठीक है, और मैं चाइना जाके क्या करूँगी, चाइना में रॉ मटेरियल शूज़ के लिए सही है, तो वहाँ पे जाके मैं शूज़ बना लूँगी, ठीक है, और वापस आके क्या टैग लगा दूँगी, मेड इन इंडिया, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे मैंने शूज़ बनाए और वापस से मैं इंडिया लेके आई, तो वो हो गया मेड इन इंडिया। तो वहाँ मैं चीपर रॉ मटेरियल का, यहाँ पे क्या है, चीपर रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स एंड कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी के नो हाउ का मैं इस्तेमाल करके वो उस कंट्री में जाऊँगी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हैज़ टू बीन यूज एज ए स्ट्रेटेजिक टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नंबर ऑफ कंट्रीज़। तो आजकल सभी कंट्रीज ऐसा ही कर रही है, ठीक है, कि अपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल अगर देखूँ शूज़ के लिए, तो मुझे पर शूज़ अगर मुझे 100 रुपीज़ का, अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का हो रहा है इंडिया में, और अगर मैं चाइना जाके बनाऊंगी तो मुझे 50 की ही लगेगी कॉस्ट, तो मेरे 50 बच रहे हैं ना, तो मैं अदर कंट्री में जाकर बना दूंगी, और बना तो मैं ही रही हूँ, इसलिए वापस आके मैं मेड इन इंडिया का टैग लगा दूंगी। फिर इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, a firm that possesses technical skills or management know-how can expand overseas by providing its managerial and technical expertise on the contractual basis. Under the management contract, a firm offer a variety of management or technical service such as technical support to run production, facility, training and management. तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि कोई बंदा है, ठीक है, कि उनको मतलब जैसे एग्जाम्पल लेके दुबई में एक कोई होटल स्टार्ट करनी है, तो उनको होटल मैनेजमेंट के लिए कुछ सीखना है, तो वो इंडिया आके क्या करेंगे, अपने कुछ कोई दुबई वाली जो होटल है वो क्या करेगी, अपने कुछ स्टाफ को यहाँ पे भेज देगी, जहाँ पे, कहाँ पे, ताज होटल में, कि उनको वहाँ पे आके वो सीखे कि एक्चुअल में कैसे होटल में सर्व करा जाता है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है। तो वो क्या कर रही है कि प्रॉपर हमारे मैनेजमेंट सीख रही है, तो वो हमारे यहाँ से सीख के वापस जाएगी एंड वहाँ पे भी इस तरह से ही सर्व करेगी। तो हमारे टेक्निकल मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को यहाँ पे यूज़ करा गया है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। फिर है टर्न की प्रोजेक्ट्स। तो टर्न की प्रोजेक्ट्स में अ कंपनी में एक्सपांड इंटरनेशनली बाय मेकिंग यूज इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज एंड डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओवरसीज। Conceptually, turnkey means handling over a project to the client when it's complete in all respect and it ready to use in turning the key. तो turnkey नाम से पता चल रहा है कि मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया था कुछ चीज़ बनाने का, अब वो रेडी टू यूज़ है, तो मैं क्लाइंट को उसकी चाबी दे दूंगी, तो हो गया टर्न की। इंटरनेशनल टर्न की प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कॉन्सेप्चुलाइजेशन, डिज़ाइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट
contracting, installing and carrying out the preliminary testing of the manufacturing facility or engineering projects or overseas location for the client organization. ठीक है, तो टर्न की प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे इस लेवल पे होते हैं. फिर है मेजर टाइप्स ऑफ टर्न की प्रोजेक्ट्स कौन से हैं. फर्स्ट बिल्ड एंड ट्रांसफ़र, तो BT, तो ये फर्स्ट कौन सा हो गया. जैसे कि एग्जांपल ले कि ये कौन सा हो गया कि मैंने हाउस बनाया, तो जो हाउस के लिए हम किसी को ठेका देते हैं कि आपको मेरा घर बनाना है, तो वो क्या करेगा, बिल्ड करेगा एंड हमें ट्रांसफ़र कर देगा. तो वो भी हो गया टर्न की, वो हमें अपनी घर की चाबी दे देगा. फिर है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र. तो BOT में क्या होगा, सेकंड स्टेज पे, यहाँ पे स्टेज नहीं है, मतलब सेकंड टाइप में क्या है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र. तो ये हो गई एग्जांपल एक कार की. तो कार कंपनी वाले क्या करते हैं, पहले बिल्ड करते हैं, फिर हमें वो चलाएंगे एंड फिर ट्रांसफ़र करेंगे. एंड थर्ड है बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन. तो थर्ड कौन सी हो गई, ये हो गई टोल नाका. टोल नाका से क्या समझेंगे कि टोल नाका बनाने के लिए क्या होगा कि गवर्नमेंट कुछ टोल नाका बनाने वाले को बोलेगी कि आपको 100 करोड़ में हमें बना के देना है, लेकिन गवर्नमेंट 100 करोड़ का उसको कोटा दिया, लेकिन वो बोलेगा नहीं 150 करोड़ का है, तो 150 करोड़ में हम बना के देंगे. लेकिन जो 50 करोड़ है, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि आप 50 करोड़ पब्लिक से ले लीजिएगा एज अ फी ऑफ द टोल नाका. तो वो 50 करोड़ जब पब्लिक से वो ले लेगी, मतलब एज अ फी ऑफ द टोल नाका, तो वो फिर टोल नाका फ्री हो जाएगा. ठीक है, तो वो हो गया बिल्ड, ऑपरेट एंड ऑन, थर्ड टाइप्स ऑफ टर्न की. फिर वो फ्री हो जाएगा, वहाँ पे फिर टोल नाका नहीं लगेगा. जब वो 50 करोड़ पब्लिक से वो टोल नाका ऑनर है वो ले लेगा, तो फिर वो गवर्नमेंट रोड हो जाएगा. फिर है इसमें ही इंटरनेशनल लीजिंग. अ फर्म कैन एक्सपांड इट्स बिजनेस बाय लीजिंग आउट न्यू एंड यूज इक्विपमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन ओवरसीज कंट्री. द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी रिटेन विद द लीजिंग फर्म, इसको बोलेंगे लेजर, थ्रू आउट द लीज पीरियड ड्यूरिंग विच द फॉरेन बेस्ड यूजर लीज पे द लीजिंग फीस. जहाँ पे लीजिंग का, तो आपको लीजिंग में क्या होगा एक्चुअल में कि ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट है, वो क्या कर रहा है, जिसके लेज़र एंड लीजी के बीच. ठीक है, तो लेज़र कौन होगा कि जो ओनर है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड लीजी कौन है, जिसको वो जो यूज़र है उस प्रॉपर्टी का. तो जहाँ पे इंडिया में होगा तो ये नॉर्मल लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उसने कुछ यूज़ करने के लिए दे दिया और उसको उसके बदले में भाड़ा मिला, लीज़ मिला. तो यूज़र ने उसके बदले जो रेंट दिया, उसको भाड़ा दिया, उसको बोलेंगे लीज़ अमाउंट. ठीक है, तो जहाँ पे फिर ये लीजिंग इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगी, तो वो इंटरनेशनल लीजिंग हो जाएगी. तो वहाँ पे ही होगा ये लीजिंग फर्म होगी, उसको लेज़र, एंड जो यूज़ कर रहा है उसको बोलेंगे लीजिंग. फिर है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग. In leasing, a firm make its intangible assets such as patent, trademark and copyright, technical know-how and skill availability to the foreign company to the fee term as a royalty. ठीक है, तो रॉयल्टी उसको पे करनी पड़ेगी in the form of the licensing. The home-based firm transmitting the intellectual property is known as a licensor, whereas the foreign-based is known as a licensee. तो उसको लाइसेंसी बोलेंगे एंड उसको लाइसेंसर बोलेंगे. लाइसेंसिंग में इन्वॉल्व आइदर प्रोसेस और ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग एग्रीमेंट. तो लाइसेंसिंग में क्या एक्चुअल में हो रहा है पास, ओनली फार्मूला. ठीक है, कि आपको किस तरह से वो प्रोडक्ट बनाना है. लाइसेंस में मैंने लाइसेंस दे दिया, अगर मैं फेमस कोई रेसिपी मुझे पता है तो मैं आपको उसकी फार्मूला दे दूँगी कि आप, हाँ आपको मैं अपना फार्मूला दे रही हूँ और उसके बदले में आपको मुझे कुछ रॉयल्टी पे करनी है. फिर इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग इन विच एन इंटरनेशनलाइजेशन फर्म प्रोवाइड इंटेंजिबल असेट सच एज ट्रेडमार्क, प्रोसेस नो हाउ एक्सेट्रा एंड मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस इन अ प्रेस्क्राइब मैनर इन रिटर्न ऑफ फ्रेंचाइजिंग फीस. तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होगा, हम देख ही रहे हैं कि डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, तो वो सिर्फ फार्मूला. फ्रेंचाइजिंग में क्या होगा कि वो सिर्फ फार्मूला नहीं दे रहे, फार्मूला भी दे रहे हैं. लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में क्या होगा, फार्मूला भी दे रहे हैं, ट्रेड नेम भी दे रहे हैं कि हाँ आप मेरे नाम से बिजनेस कर सकते हैं. ठीक है, एंड हाउ टू ऑपरेट द बिजनेस.
वो भी हमें फ्रेंचाइजिंग में सिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से सर्व करना है। देखिए आप देखना ही आप देखिएगा ही कि आप डोमिनोज़ में या कुछ ऐसे इंटरनेशनल लेवल की उसमें जाएंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में आपको किस तरह से बनाना है वो पिज़्ज़ा, किस तरह आपको उसका नाम भी यूज़ करने देंगे एंड किस तरह से आपको सर्व करना है, उनका यूनिफॉर्म कैसा है, हर जो वहाँ पे उसका डिस्प्ले होगी ना तो हर जगह सेम ही सेम होगी। तो वो फ्रेंचाइजिंग में है, क्योंकि वो हाउ टू ऑपरेट भी बताते हैं कि आपको किस तरह से उसका लुक आउट रखना है। ठीक है, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट मोड हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्वेस्टमेंट मोड कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।